दोस्तों कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। दोस्तों इसमें हम डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को दोस्तों हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के मार्क्स 3 नंबर का ये चैप्टर है। तो हम पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों डी ब्लॉक। ठीक है, तो हम दोस्तों डी ब्लॉक का अध्ययन कर रहे हैं। आ जाओ अब ब्लैक बोर्ड पर देखो, अब सामने ध्यान दो। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। हमको इस चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बारे में देखो, आवर्त सारणी दोस्तों आपने देखी है, कुछ इस तरह की है। ठीक है, यहां पर पहला और दूसरा वर्ग है। यहां वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक, समझ गए होंगे। ये 3 से 12 तक 10 वर्ग हैं। 3 से 12 तक कुल 10 वर्ग हैं। और यहां है वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक। हमको ये पढ़ना है डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक है, या ऐसे कहूं डी ब्लॉक के तत्व कुल 10 वर्गों में हैं, वर्ग नंबर 3 से 12 तक। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्व 10 वर्ग कोष्टक में लिख सकते हैं 3 से 12 में। समझ गए होंगे, 10 वर्ग मतलब वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक 10 वर्ग में उपस्थित हैं। क्लियर मेरी बात। तो डी ब्लॉक के तत्व कितने वर्गों में हैं, कोई पूछ ले 10 वर्गों में। वर्ग नंबर कहाँ से, 3 से 12 तक। वर्ग मतलब खड़ी पंक्तियां। अब हम बात करते हैं आवर्त की। डी ब्लॉक के तत्व, आवर्त का मतलब होता है क्षैतिज पंक्तियां। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त संख्या 4 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर कर लेना मेरी बात। मतलब 1 2 3 चौथे आवर्त से आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अपनी आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट हैं। कुल 12 वर्गों में हैं और 4 आवर्तों में हैं। कौन कौन से में, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें। कोई पूछे पहले वर्ग में डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या, नहीं है। पहले आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या, नहीं है। दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। तो एक बात हम और लिख सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व चार आवर्त, कोष्टक में लिख सकते हैं 4 से 7। समझ गए होंगे, आवर्त संख्या 4 से 7 में उपस्थित हैं। तो दो बात तो गई हमारे पास। डी ब्लॉक के तत्व 10 वर्ग, वे कौन कौन से हैं, 3 से 12। वे 4 आवर्त, वे कौन कौन से हैं, चौथे से 7वें। क्लियर। तो एक बार बताओ मुझे, डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी आएगी, सोच के बताओ। डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या होगी 40। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लाइन में 4 तत्व होगा, है। अरे प्रत्येक वर्ग में 4 तत्व होंगे और कुल वर्ग कितने हैं, 10।
या ऐसे कह लूँ प्रत्येक आवर्त में 10 तत्व हैं तो 4 आवर्तों में कितने हो गए 40। ऐसे समझ लो ना, प्रत्येक वर्ग में जब 4 तत्व हैं तो डी ब्लॉक के तत्व कुल 10 वर्गों में हैं, 3 से 12, तो कुल तत्व कितने हो गए 40। हम ये बात भी लिख सकते हैं, बात को ढंग से समझते चलो। डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है 40 है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है 40 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को, तो मैं केवल दोस्तों डी ब्लॉक बना रहा हूं। ठीक है, केवल कौन सा ब्लॉक बना रहे हैं अपन, डी ब्लॉक। क्लियर कर लेना। हम केवल डी ब्लॉक बना रहे हैं, सामने देखते चलो कितने आवर्तों में है डी ब्लॉक के तत्व, आपको पता ही है। डी ब्लॉक के तत्व जो है ये कुल 4 आवर्तों में है। ये पहला आवर्त बना दिया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व कुल 4 आवर्तों में हैं। कौन से आवर्त से स्टार्ट हैं, चौथे आवर्त से स्टार्ट हैं। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, कुल 4 आवर्तों में हैं। कौन से वर्ग से स्टार्ट हैं, तीसरे वर्ग से। आपको पता है पहले और दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक के तत्व हैं, तो ये स्टार्ट है वर्ग संख्या 3 से। ठीक है, वर्ग संख्या 3, वर्ग संख्या 4, वर्ग संख्या 5, वर्ग संख्या 6, वर्ग संख्या 7, वर्ग संख्या 8, वर्ग संख्या 9, वर्ग संख्या 10, शायद लास्ट के बड़े बन गए, वर्ग संख्या 11 और वर्ग संख्या 12। क्लियर। तो डी ब्लॉक के तत्व आप देख सकते हो कुल 12 वर्ग और 4 आवर्त में है, तो कुल संख्या 40 ही तो हो गई। 4 4 8 4 3 12, 10 वर्गों में 40। डी ब्लॉक के तत्व 10 वर्ग में है 3 से 12 तक और 4 आवर्तों में है, कुल संख्या 40 है। अब ये तत्व हैं कौन कौन से। ठीक है, तो ये स्कैंडियम से स्टार्ट है, ये एससी स्कैंडियम है। ठीक है, ये टाइटेनियम टीआई, मेरे शब्दों को ढंग से सुनते चलो, याद करते चलो। तो डी ब्लॉक के तत्व, पहला तत्व है डी ब्लॉक का स्कैंडियम, अगला है टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन Fe, ये कोबाल्ट CO, ये निकेल Ni, ये कॉपर Cu और ये Zn जिंक। ये डी ब्लॉक के तत्व, आप इन्हें याद कर लो पहले। स्कैंडियम सिंबल क्या है Sc, टाइटेनियम सिंबल क्या है Ti, वेनेडियम सिंबल क्या है B, क्रोमियम सिंबल क्या है Cr, मैग्नीज सिंबल क्या है Mn, आयरन सिंबल क्या है Fe। आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, तो इसके लैटिन नाम से इसका सिंबल रखा है Fe। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक जस्ता। ठीक है, तो ये हो गए अपनी पहली लाइन या कहूँ चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अच्छा इनके परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21,
इसका है 22, ये है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और कॉपर का परमाणु क्रमांक 30। तो परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम से जिंक तक परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट है, 30 पर ख़त्म है। तो इन सबके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। लड़का कहता है कि साहब इन्हें याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक बताओ। तो ट्रिक बताता हूं, चलो। साइंस, ठीक है, साइंस मतलब SC, टीचर, साइंस टीचर, दिख नहीं रहा हो तो मेरे शब्द तो सुनाई दे रहे हैं। विनीता, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। मन फैकोनी, मन फै को नी क्यों जलाती। तो ट्रिक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। इस ट्रिक से आप इस लाइन को याद कर सकते हो। दोबारा सुन लो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। दोबारा बोलो मेरे साथ। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। याद करने हैं हमको। अगर आपको ये लाइन याद हो गई हो तो अब नीचे ऐसे खड़ी ट्रिक याद करो जिससे ये पूरा भर सके। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। स्कैंडियम के नीचे आता है यट्रियम, फिर लेंथेनम और फिर एक्टिनियम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी स्कूटर। नीचे ट्रिक बोल रहा हूं अब मैं। स्कूटर, यामाहा, ला एसी। स्कूटर, यामाहा, ला एसी, ऐसे याद करो। शुरू के तो आपको पता ही है, ऊपर ऊपर स्कैंडियम है, फिर ऐसे ट्रिक याद कर लो। स्कूटर, यामाहा, ला एसी, जिससे आप इसको कंप्लीट लिख सको वर्ग संख्या 3 को। ये स्कैंडियम है, ये यट्रियम है, ये लेंथेनम है और ये एक्टिनियम है। क्लियर? अच्छा, ऐसे इसकी टीचर तो लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं। जरा हाफ, टीचर जरा हाफ। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, जेडार किसका सिंबल है? जिरकोनियम। हाफनियम, HF। ठीक है, अच्छा। विनवता, ट्रिक बोल रहा हूं, विनवता। ये है बेनेडियम, जानते हो, NB नायोबियम है और TA है टेंटालम। बेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, TA। कर्मो, CRMOW। ये इसकी ट्रिक है। कर्मो, ऐसे याद रखो डायरेक्ट। कर्मो क्या ट्रिक है? CRMOW, कर्मो। CR क्रोमियम है, MO मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम, और W है टंगस्टन। बॉल फ्रेम इसका लैटिन नाम है जिससे इसका सिंबल W रखा गया है। कर्मो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और बॉल फ्रेम टंगस्टन। फिर अगला है मन टकारे। ट्रिक बोल रहा हूं, मन टकारे, मन टकारे। मन मैंगनीज, टका का सिंबल TC,
टेक्नीशियम, रे RE रेहेनियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहेनियम। फिर डायरेक्ट याद रखें फेरस, FERUOS, ट्रिकाई, फेरस। फेरस की मीनिंग क्या है? FERUOS, ट्रिक बन गई फेरस। फेरस मतलब FERUOS। जब आप FE को देखोगे तो ट्रिक याद आनी चाहिए फेरस, FERUOS। FE तो आयरन है, RU रुथीनियम है, रुथीनियम। वीडियो को बार बार देख लेना। RU रुथीनियम और OS है ऑस्मियम। क्या नाम है? ऑस्मियम। FE कौन है? आयरन। RU रुथीनियम, OS ऑस्मियम। फिर कोई रहे इधर, ट्रिक बन गई, कोई रहे इधर, CO कोबाल्ट, RH रोहोडियम, रहोडियम, IR इरिडियम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। फिर नई पंडितानी पिटी, मजे आगे ट्रिक सुन के हैं। नई पंडितानी पिटी, नई पंडितानी पिटी, नई NI निकेल, PD पैलेडियम और PT प्लेटिनम। NI निकेल, PD पैलेडियम और PT प्लेटिनम। इनको तो डायरेक्ट याद रखो, CuAgAu, ठीक है। और जिंक, कैडमियम, हाइड्रोजरम, डायरेक्ट याद रखो। हाइड्रोजरम मरकरी, ये मरकरी है, लेटिन नाम हाइड्रोजरम है, जिससे सिंबल इसका Hg है। इनको डायरेक्ट याद रखो बिना ट्रिक के, CuAgAu। और जिंक, कैडमियम और मरकरी, Zn, Cd और Hg। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास 3 लाइन हो गई, वर्ग आवर्त संख्या 4, 5 और 6। अभी ये लाइन भी कंप्लीट करनी है हमें, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे चल रही है। अब जो लास्ट में ट्रिक बताऊंगा वो भी ऐसे ही चलेगी। वो ट्रिक क्या है? अशरफ, दुबे, सुगर, बोहर, हस मत, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे चल रही है, ऐसे जैसे ये चल रही थी ऐसे। क्या ट्रिक बनाई? अस रफ दुबे, अशरफ दुबे, अशरफ दुबे, सुगर, बोहर, बोहर हसमत। मतलब अशरफ दुबे सुगर है और बोहर हसमत। अशरफ ACRF, दुबे DV, सुगर SG, हसमत बोहर BH और हसमत HSMT। ये एक्टिनियम है, ये रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम वैज्ञानिक के नाम पर। ये डवनियम है DV। ये सीबोर्गियम SG, सीबोर्गियम। ये बोहरियम BH, ये हसियम HS और ये है मेटनेरियम MT। दोबारा बोलता हूँ, AC एक्टिनियम, RF रदरफोर्डियम, DV डवनियम, SG सीबोर्गियम, BH बोहरियम, HS हसियम, MT मेटनेरियम। और इनके ये हैं U इनको याद रख लो आप। अनिलियम 110, अनियम, ये मैं इनके IUPAC नाम लिख रहा हूँ 111 है। और अनबाइयम, ये इनके सिंबल हैं। अनिलियम मतलब होता है 110,
अन अन अनियम 111 और अन अन बाह्यम 112। तो इस तरह से ये 40 तत्व हैं जो आपके सामने बने हुए हैं। खूब से ढंग से याद कर लो, पहले ट्रिकों को ढंग से याद कर लो। पहले ये ट्रिक याद करनी है आपको। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फै को नी क्यों जलाती। फिर ऐसे ट्रिक याद करो, स्कूटर यामाहा ला एसी, नीचे लिखी हुई है ऊपर से नीचे वाली ट्रिक, स्कूटर यामाहा ला एसी, टीचर जरा हाफ, बी नवता, करमो, मन टकारे, फेरस FERUOS, कोई रहे इधर, नई पंडितानी पटी, CUAGAU और जिंक कैडमियम मरकरी। फिर ऐसे ये ट्रिक भी ऐसे याद रखनी है नीचे वाली लाइन की, अशरफ दुबे सुगर बोहर हस मत, अशरफ दुबे सुगर बोहर हस मत, अन अन निलियम अन अन अनियम अन अन बाह्यम। इनके नाम और बोल देता हूँ, जो कोई नाम नोट करना चाहे वो नोट कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, बेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, NB, एमो, मोलिब्डेनम, TC, टेक्नीशियम, RU, रुथीनियम, RH, रोहोडियम, PD, पैलेडियम, AG, सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, उससे इसका सिंबल दिया गया है AG। और कैडमियम, लेंथेनम, हाफनियम, HF, TA, टेंटालम, W, वॉल्फ्रेम, टंगस्टन, वास्तविक नाम क्या है टंगस्टन, लेटिन नाम है वॉल्फ्रेम, उससे सिंबल दिया है W। रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड का लेटर नाम है ऑरम, उससे सिंबल रखा है इसका AU। मरकरी, मरकरी का लेटर नाम है हाइड्रोजरम, उससे सिंबल रखा है HG। एक्टिनियम AC, रदरफोर्डियम RF, डवनियम DV, C, बोर्गियम SG, बोहोरियम वैज्ञानिक है बोहोर, उसके नाम के आधार पर BH, हसियम HS, मेटनेरियम MT। और इनके डायरेक्ट याद रखो, अन अनिलियम, अन अन अनियम और अन अन बाह्यम। तो इस तरह से कुल 40 तत्व हैं, ठीक है। पहली लाइन के आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए 21 से 30। फिर मैजिक नंबर याद कर लो, ठीक है। वर्ग 3 का मैजिक नंबर है 18 18 32, ठीक है, मतलब 18 18 32। और वर्ग 4 से 12 तक मैजिक नंबर है 18 32 32। दोबारा सुन लो, वर्ग 3 का मैजिक नंबर है 18 18 32 और वर्ग 4 से 12 तक मैजिक नंबर है 18 32 32, ठीक है। खुद ही सोचो, ये 21 है, इसका परमाणु क्रमांक, इसमें 18 जोड़ोगे, 18 18 32 ये है ना वर्ग 3 का मैजिक नंबर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 21 में 18 जोड़ो, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, इसका आएगा 39। ऊपर लिखता हूँ, चलो यहाँ काफ़ी जगह है। इसका परमाणु क्रमांक 39। फिर 39 में 18 जोड़ो, 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ से लगी 1 57 आएगा। और 57 में 32 जोड़ोगे तो 89 आ जाएगा, 89। क्लियर। इसका तो 18 18 32 था। अगली लाइन जो है इसका 4 से 12 तक मैजिक नंबर है 18 32 32, मतलब ये जोड़ना पड़ेगा आपके तुम्हें। ये इसका 22 है, 22 में 32 जोड़ो, कितना आएगा
नहीं 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 नहीं, सही है। 22 में 18 जुड़ेगा, 18 32 32 है, 22 में 18 जोड़ो 40 आ जाएगा, 40 में 32 जुड़ेगा कितना आएगा, 40 में 32 जोड़ो 72, और 72 में 32 जोड़ो 104 आएगा। लड़का सोचता है कि ये क्या लफड़ा हुआ, तो आपको ढंग से सुन लो मेरी बात। देखो यहाँ तो कंटिन्यू है, 21 के बाद 22, 39 के बाद 40 आ रहा है, पर 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ रहा है। ये क्या गड़बड़ हुई? यहाँ पर 14 तत्व और हैं, लेंथेनम के बाद और हाफनियम से पहले 14 तत्व और हैं जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो 57 और 14 हो गए, टोटल 71। तो ये 72 ही तो आएगा, बीच में से 14 हटा दिए हैं, वे अलग से आवर्त सारणी में नीचे बनाए जाते हैं, इसलिए 57 के बाद 72 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में 14 तत्व और हैं एफ ब्लॉक के। इसी प्रकार 89 से डायरेक्ट 104 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में 14 तत्व यहाँ भी हैं एफ ब्लॉक के। 89 और 14 103 हो जाते हैं ना, तो 104 आएगा यहाँ। तो 14 और 14 28 तत्व गायब हैं। 14 तत्व तो यहाँ से गायब है लेंथेनम के बाद से, और 14 तत्व एक्टिनियम के बाद गायब हैं। 28 तत्व गायब हैं, वे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे सारी बात। तो यहाँ पर चक्कर ये पड़ रहा है, इसलिए 18 32 32 जुट रहा है। वर्ग नंबर 4 से 12 तक 18 32 32, और वर्ग नंबर 3 में 18 18 32। अब आप आगे आराम से निकाल सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। मैजिक नंबर याद रखें। मैजिक नंबर कैसे काम आएंगे? आपको पहली लाइन के तो परमाणु क्रमांक याद रखने ही हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक कौन कौन है। फिर मैजिक नंबर याद हो, जैसे मैंने कहा 10वें वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक बताइए। आपको 10वें वर्ग में निकल का तो याद है, तुरंत 18 32 32 जोड़ लो, अगले तत्वों का निकल आएगा। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ठीक है। 72 के बाद 73, आगे कोई गड़बड़ नहीं है। 74 75 76 77 78 79 और 80। क्लियर? फिर 89 104, 104 के बाद 105 106 107 108 109 110 111 और 112। तो दोस्तों ये हमने देखे डी ब्लॉक के तत्व, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व याद करने हैं, परमाणु क्रमांक तो आपको ऊपर की लाइन के याद करने हैं, वो क्या याद जाएंगे 21 से लेकर के 30 तक। मैजिक नंबर याद कर लेना, वर्ग 13 का 18 18 32, मतलब 18 18 32 जोड़ेंगे तो हमको वर्ग 3 के तत्वों के क्या आ जाएंगे, परमाणु क्रमांक। और 4 से 12 तक हमें क्या जोड़ने हैं, 18 32 32। क्लियर? हाँ। एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं? लेंथेनम के बाद 14 हैं और एक्टिनियम के बाद 14 हैं। मतलब छठे और सातवें आवर्त में लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद 14 14 एफ ब्लॉक के तत्व हैं, 28 तत्व हैं कुल एफ ब्लॉक के। तो ये सब आपने देखा, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले आप इसको पहले यहाँ तक नोट कर लो। अब मेरी बात सुनो, आप 12th के स्टूडेंट मेरी बात सुनो, नोट बाद में करना, 1 मिनट मेरी बात ढंग से सुन लो। पहले आपको ये याद होनी चाहिए, ये लाइन चौथे आवर्त वाली लाइन, ये ढंग से याद होनी चाहिए क्योंकि काम यही आनी है तुम्हारे। हम जो पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक, उसमें इसका काम पड़ेगा, तो ये लाइन सबके याद होनी चाहिए। लो भाई, वो ने बहुत इजी कर दिया तुम्हारे लिए। आपको ये लाइन याद होनी चाहिए स्कैंडियम वाली ढंग से, आगे याद हो चाहे नहीं हो काम चल जाएगा। तो आपको ये लाइन याद करनी है। ठीक है। पर इसको नोट तो आप कंप्लीट कर ही लो, वीडियो को पॉज करो, हेडिंग डालो और इसको नोट करो। पूरे को कंप्लीट आराम से बढ़िया बढ़िया साफ साफ बनाओ। आपको एक बात और सुन लो मेरी, इस वीडियो में इस चैप्टर की पीडीएफ लिंक की गई है। ठीक है। तो पीडीएफ में भी ये बनी हुई है,
वहाँ से बढ़िया ढंग से नोट कर लो, अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा है तो। समझ गए मेरी बात। PDF लिंक है इसके इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर की PDF डली हुई है, ठीक है ना, नोट करो। हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, इनको तो ये तो लिख लिया आपने सब। अब मेरी बात सुनो, जो ये 12वें वर्ग के आपको तत्व दिख रहे हैं क्या? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, इन्हें बोलते हैं असंक्रमण तत्व। उससे पहले एक बात और सुनो, इस बात को बाद में करते हैं, थोड़ी देर बाद चर्चा। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। मैंने एक लाइन लिखी स्टार लगा करके, डी ब्लॉक के तत्वों में डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कक्षा, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। मेरी यह लाइन बहुत काम की है। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? उपांत्य कक्षा के डी उपकोष में। इसको मिटा रहा हूं मैं अब। देखो और सामने सुनो। देखो, मैं कोई भी तत्व लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं, इसको बनाए लोगे आप 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसी भी का तो रफ में ऐसे बना लिया करो 1s से 7s। ये 1s 2s, ये जो 1 1 2 3 4 ये कक्षा है, और ये SS उपकोष हैं। 1s का मतलब है पहली कक्षा का S उपकोष, 4s का मतलब है चौथी कक्षा का S उपकोष। फिर इसके बाद लिखोगे यहाँ से 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे लिख लोगे। फिर 3d 4d 5d 6d 7d और 4f 5f, इतना ऐसा बना लोगे 6f 7f ऐसे बना सकते हो ना। 1s से 7s, 2p से 7p, 3d से 7d, 4f से 7f। फिर इसको ऐसे काटो। ये 11th में सिखाया था अब्बाउ नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में ये आपकी हेल्प करता है। कोई बचना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, पकड़ पकड़ के सबको काट दो। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपको पता ही है एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी उपकोष में 6, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ उपकोष में 14। जानते होंगे यार। चलो भाई, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 फिर 2p, इधर से इधर पढ़ना है, 2p6, p में कितने अधिकतम 6। फिर 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद देखो कौन सा आएगा 4s 2। टोटल कितने हो गए? यहाँ तक भर लिया अपन ने। गिन लो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अभी तो एक और आएगा 4s के बाद 3d आएगा। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। अब एक बार बताओ 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है? सोच लो ढंग से। बाह्यतम कक्षा चौथी है, ये कक्षाओं को शो कर रहा है और सबसे बड़ा अंक 4 है।
पहली कक्षा का एस उपकोष, दूसरी कक्षा का एस उपकोष और चौथी कक्षा का एस उपकोष। इसका मतलब स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा चौथी है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। ये स्कैंडियम है, बाह्यतम कक्षा तो चौथी है, पर अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी में जा रहा है। बाह्यतम कक्षा और बाह्यतम के अंदर वाली कक्षा को बोलते हैं उपांत्य कक्षा। बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली को क्या बोलते हैं? उपांत्य। और उपांत्य के अंदर वाली पूर्व उपांत्य। तो अब मुझे बताओ, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी उपकोष में जा रहा है। खुद ही देख लो, स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा चौथी है, ये लिख रहा है चौथी कक्षा का एस उपकोष। इसका मतलब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कक्षा तो चौथी है, पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। तो मैंने यही बात तो लिखी है, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य का, ये तो बात फिक्स है, डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा। पर वो डी उपकोष कौन सी कक्षा का होगा? वो डी उपकोष होगा उपांत्य कक्षा का। क्लियर? किसी का भी लिख के देख लो, आप लिख सकते हो आप आसानी से, है ना। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देख लो इधर, इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो नॉर्मली दो होते हैं, पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। और उपांत्य कक्षा हो जाएगी n-1d ना, हो जाएगा। इनके बाह्यतम कक्षा के एस में तो एक या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे हवाल देखा था अपने स्कैंडियम में, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे और उपांत्य कक्षा के डी में 1। डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रख लो, याद कर लो। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा के, एन का मतलब बाह्यतम कक्षा, तो उपांत्य कक्षा n-1 तो हो जाएगी। जैसे बाह्यतम कक्षा 4 है तो उपांत्य कक्षा 3। तो बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कक्षा के डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक के तत्वों का ये होगा जो लिख रहा है, दिख रहा है ना, ये है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई पूछ ले तो आप लिख सकते हो ns1 से 2, मतलब बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कक्षा n-1d के में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब अगली बात सुनो, 12वें वर्ग के तत्वों को, 12वें वर्ग के तत्व पते हैं क्या? जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह, यही तो है अन बाह्यम। ये 12वें वर्ग के तत्व हैं। 12वें वर्ग के तत्वों को ये सब 11वीं में पढ़ा दिया गया है, अगर आप पढ़ते हो तो। संक्रमण तत्व कहते हैं। 12वें वर्ग के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहते हैं। बात आई क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखो, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। जिंक से समझाता हूं, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देख लो, हो गया क्या? 30। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वही आपबाउ नियम की सहायता से लिखा है, आप भी लिख सकते थे। अच्छा, ये जिंक की परमाणविक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? परमाणु। ये परमाणु तो है इस समय। अच्छा, अब आयनिक अवस्था, जिंक Zn+2 आयन बनाता है, ये हो गई इसकी आयनिक अवस्था। ये तो परमाणविक अवस्था है क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, और Zn+2 बनाता ही है, ये इसकी आयनिक अवस्था है। अब जब Zn से Zn+2 बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2।
अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से निकलेंगे। लड़का गलती क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देता है। अरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाह्यतम कक्षा से, बाह्यतम कक्षा चौथी है। तो ये तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये Zn+2 का, मतलब ये जिंक की परमाणविक अवस्था का और ये जिंक की आयनिक अवस्था का। तुमने एक बात देखा होगा ढंग से, दोनों में ही उपांत कक्षा का, उपांत कक्षा तीसरी तो है इनमें, बाह्यतम कक्षा चौथी, उपांत कक्षा तीसरी। जिंक की परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित है। ये असंक्रमण तत्वों की खासियत है। मतलब असंक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये ऐसे डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनकी परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। पूर्ण भराई तो है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट तो है, ये 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या। तो कोई पूछ ले 12वें वर्ग के तत्वों को असंक्रमण तत्व कहते हैं क्यों, तो आप आंसर दे सकते हो क्योंकि इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है। मैं लिख देता हूं, ये समझा तो दिया मैंने आपको, क्लियर। क्योंकि इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में, परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत्य कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है या पूर्ण भरित होता है। पूरित लिख देता हूं, मतलब ये जो 12वें वर्ग के तत्व ऐसे हैं, इनकी परमाणविक अवस्था हो या इनकी आयनिक अवस्था हो, दोनों में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। अतः इन्हें क्या बोलते हैं, असंक्रमण तत्व। अब मुझे बताओ डी ब्लॉक के तत्व कुल कितने हैं, आपने कहा 40। असंक्रमण तत्व कितने हैं, 4, 12वें वर्ग के तत्व। अच्छा, शेष सभी डी ब्लॉक के तत्व, मतलब समझ जाओ वर्ग कहां से कहां तक, 3 से 11, समझ गए। अरे वर्ग नंबर 3 से 11 तक के तत्व, शेष सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 36, क्योंकि जो 12वें वर्ग के तत्व हैं वे तो हो गए 4 तत्व 12वें वर्ग के, तो वे तो हो गए असंक्रमण तत्व। अब बचे कितने, 36। तो वे 36 तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे कौन हैं, संक्रमण तत्व। क्यों, क्योंकि इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में या किसी एक अवस्था में, मेरी बात को समझो। जैसे मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं पहले स्कैंडियम की बात करता हूं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये कॉपर का परमाणु, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक हो गया। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब स्कैंडियम बनाता है Sc+3। ये इसकी परमाणविक अवस्था हो गई स्कैंडियम की, और ये नीचे कौन सी अवस्था है, आयनिक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 तो यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, 4s में भी 0 और 3d में भी 0। एक बात देखो, स्कैंडियम की परमाणविक अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों में ही उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं है, 10-10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये होना चाहिए। 29 हो गया ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 29, पर ये नहीं होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, यहाँ एक ही रह जाता है और यहाँ 10 हो जाता है। क्योंकि जब किसी परमाणु में डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है तो वो परमाणु अधिक स्थायी हो जाता है। तो कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल करके डी में, मतलब बाह्यतम कक्षा के एस से उपांत कक्षा के डी में चला जाता है।
तो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर की ये तो परमाणविक अवस्था हो गई, और अब लड़का कह रहा है कि साहब जो कॉपर है ये क्या होना चाहिए, असंक्रमण तत्व। मैंने क्यों? क्योंकि देखो साहब इसकी परमाणविक अवस्था में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है। मैंने की असंक्रमण तत्व की परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में पूर्ण भरा होता है। Cu+2 बनाता है, ये तो पता ही होगा। जब Cu+2 बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का हो जाएगा, 3p6 4s में 0, 3d में 9 रह जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक इसमें से एक इसमें से। अब बताओ कॉपर की, हाँ ये बात तो सही है, कॉपर की परमाणविक अवस्था में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है, पर आयनिक अवस्था में नहीं। असंक्रमण तत्व तो वे होते हैं जिनकी परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में, तो कॉपर असंक्रमण नहीं संक्रमण तत्व है, क्योंकि इसकी परमाणविक अवस्था में तो उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित है, परंतु इसकी आयनिक अवस्था में नहीं। तो जो मैं कह सकता हूं कि अब संक्रमण तत्व क्या है, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनकी परमाणविक या आयनिक या दोनों में उपांत कक्षा का डी स्कैंडियम की तो परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं था। कॉपर की परमाणविक अवस्था में तो है पर आयनिक में नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं वे क्या हैं, इनकी परमाणविक आयनिक या दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का, तो हम लिख सकते हैं शेष सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि भाषा को समझना ढंग से, इनकी परमाणविक या आयनिक, या तो परमाणविक में या आयनिक में या दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में उपांतीय कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं होता है। भाषा को ढंग से देख लो, समझ लो। देखो असंक्रमण तत्व तो वे हैं जिनकी परमाणविक व आयनिक, व लगाया यहाँ पे व, परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है। असंक्रमण तत्व इनकी परमाणविक या आयनिक या दोनों अवस्थाओं में, जैसे स्कैंडियम में दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं होता है। क्लियर कर रहे हो मेरी बात? तो यहां तक इन्हें क्लियर कर लियो हो, आपने समझ लिया हो, तो बड़ी सिंपल चीज है, पर ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो। एक बार फिर मैं कह देता हूं, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो हेल्प के लिए। बाकी मैं आपको नोट्स तो साथ साथ बनवाता हूं, आप साथ साथ बनाते चलो। वीडियो को लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हो, जाने क्यों करते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कर दिया करो यार, क्या जा रहा है? लाइक करने में कुछ उंगली में दर्द हो जाता है क्या? नोट करें फटाफट। कर लिया दोस्तों आपने? अब देखते हैं हम आगे। देखो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं दोस्तों, इन्हें 4 संक्रमण श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब हम पढ़ेंगे अब डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है। और दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों को 4 संक्रमण श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितनी संक्रमण श्रेणियों में विभक्त किया है? 4। ये डी ब्लॉक के तत्व इस तरह के ही तो हैं।
देखो सामने, ठीक है, इस तरह के ही है ना डी ब्लॉक के तत्व। ये चौथे आवर्त, पांचवे, छठे और सातवें। तो 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा है। 3D संक्रमण श्रेणी, 4D, 5D और 6D। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा है। जो चौथे आवर्त के तत्व हैं, है ना, ये कहलाते हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व। तो 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा है। पहली कौन सी है? 3D संक्रमण श्रेणी। मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसे ही चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 4वें आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। चौथे आवर्त के जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, कुल 10 है ना, ये कहलाते हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व। अच्छा, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। जैसे ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी में जाता है, इसलिए तो इन्हें 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। मतलब 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, 10 तत्व हैं, चौथे आवर्त में उपस्थित हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। तुम तो ऐसे याद रखो, देखो भाई, चौथे आवर्त के तत्व हैं ये, तो इनकी बाह्यतम कक्षा चौथी है। पूरी आवर्त सारणी में अगर कोई तत्व जैसे छठे आवर्त में है तो उसकी बाह्यतम कक्षा छठी होगी। अब ये जो तत्व है 3D संक्रमण श्रेणी के, ये चौथे आवर्त में है, तो इनकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो गई? चौथी। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इनमें? उपांत्य कक्षा, मतलब तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। क्लियर? इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन तत्वों की कुल संख्या 10 है। तो कोई पूछ ले 3D संक्रमण श्रेणी में कुल कितने तत्व हैं? 10। कौन से आवर्त में है? चौथे आवर्त में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? तीसरी कक्षा के डी उपकोष में। इन तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 10। अब ये तत्व हैं कौन कौन से, ये आपको ढंग से याद होने चाहिए, क्योंकि हमारा काम मैंने आपसे पहले ही कहा है, इन्हीं से पढ़ने वाला है। तो ये तत्व है स्कैंडियम Sc, जिसका परमाणु क्रमांक है 21, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25। ठीक है। फिर आयरन परमाणु क्रमांक 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं आपको। 21 का लिख सकते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये होगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? स्कैंडियम का। अच्छा, यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये ऑर्गन गैस का है। 18 है ना, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो ये ऑर्गन गैस का है। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसका लिखोगे तो पहले ऑर्गन, ठीक है, फिर 4s2, अब 3D में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा ना, जब भी तो 22 होंगे। ऑर्गन का मतलब 18 है और 2 20 और 2 22। वेनेडियम का लिखना है तो ऑर्गन, ये 18 हो गए, 2 20 और 3
23। क्रोमियम का ये आना चाहिए, क्रोमियम के पे स्टार लगा रहा हूँ, ढंग से याद कर लेना। 4s2 3D में 4 होना चाहिए। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो भी परमाणु अधिक स्थायी हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, तो इसके 4s में 1 और 3D में क्या हो जाएंगे 5। सही है ना। क्रोमियम का याद रखना, इसकी बाह्यतम कक्षा के s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए स्टार लगाया है। मैग्नीज ऑर्गन 25 है ना, 4s में 2, 18 और 2 20 और 3D में 5 25। क्लियर। आयरन का 26 है, ऑर्गन 18 हो गए हैं, 4s में 2 20 और 3D में 6 26। सही है। कोबाल्ट ऑर्गन 18 2 20 और 3D में 7 27। निकेल ऑर्गन 18 4s में 2 3D में 8 28। कॉपर का भी याद रखें, दोनों का याद रखें, क्रोमियम और कॉपर, इनकी बाह्यतम कक्षा के s में 1 इलेक्ट्रॉन है। होना तो ऐसा चाहिए, ऑर्गन 4s में 2 3D में 9, पर मैंने कहा है कि d में 10 इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी होते हैं, तो s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाता है। तो इनके विशेषकर याद रखें, इनके बाह्यतम कक्षा के s में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम और कॉपर में। यहाँ क्या आएगा इसका, ऑर्गन 4s2 3D 10, कंप्लीट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ऑर्गन की जगह ऐसे लिख सकते हो। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गए हैं। ठीक है, कोई कठिन चीज़ है नहीं, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसको फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके याद होने चाहिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। आगे आपको और संक्रमण श्रेणी, भाई अपन ने डी ब्लॉक के तत्वों को 4 संक्रमण श्रेणियों में विभक्त किया है, औरों की याद न करो चाहे मत करो, पर इनके याद होने चाहिए। कर लिया, ये नोट कर लिया वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं दूसरी संक्रमण श्रेणी, मतलब 3D के बाद कौन सी संक्रमण श्रेणी आएगी, 4D। नंबर 2, 4D संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से आवर्त में है, 5वें में है। आवर्त तो एक ज्यादा चलेगा ना, 5वें आवर्त में है डी ब्लॉक के तत्व। 4D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा के में, भाई इनमें बाह्यतम कक्षा ये 5वें आवर्त में है, तो इनकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो गई, 5वीं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4थी कक्षा के या 4वीं कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन तत्वों की भी कुल संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, ये तत्व कौन कौन से हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो चाहे मत करो, कोई काम नहीं है। ये 10 तत्व हैं, ये ट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम या सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इनको फटाफट नोट कर लो। 4D संक्रमण श्रेणी है ना। ये तत्व कौन से आवर्त में है, 4D। आप सुना ना आपने 4D, तो समझ जाओ 5वें आवर्त में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 4थी कक्षा के डी उपकोष में। इनकी संख्या भी टोटल 10 है। ये 3D संक्रमण श्रेणी के जस्ट नीचे उपस्थित हैं। क्लियर, लिख लिया ना पोज करके। ऐसे ही नंबर 3 पढ़ेंगे हम, 5D संक्रमण श्रेणी कौन से आवर्त में होगी, 6ठे में। 6ठे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व 5D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन तत्वों की कुल संख्या भी 10 है। लैंथेनम से चालू हैं। ठीक है, तो ये है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी।
इसे भी फटाफट नोट करो, टाइम कम से कम लगाओ, वीडियो लेंथी हो जाएगी ज़्यादा। और लास्ट है नंबर 4, 6D संक्रमण श्रेणी के तत्व। 6D है तो कौन से आवर्त में है ये? 7वें आवर्त में, ठीक है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D संक्रमण श्रेणी के तत्व में है तो 6वीं कक्षा के D उपकोष में प्रवेश करता है। इन तत्वों की कुल संख्या भी 10 है। ये कौन कौन से हैं याद होंगे? अशरफ, दुबे, शुगर, बोहर, हस, मत और अनियम, अनियम और बाह्यम। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डवनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हसियम, मैटनेरियम, अनियम, अनियम, बाह्यम। क्लियर दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इस चैप्टर के फिर कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स जो है आज की वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें इस चैप्टर की PDF डली हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।